दिमाग फटकर बाहर निकल जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद रिकी वहां क्वान की लाश को नीचे उतार देता है। तभी सारे कैदी वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें एक पल के लिए लगता है कि शायद क्वान अभी भी जिंदा हो सकता है, लेकिन बदकिस्मती से क्वान तो काफी पहले ही मर चुका था। रिकी के अंदर अब मार्टिन के लिए जबरदस्त गुस्सा था, इसलिए वो जोर से चिल्लाकर सारे कैदियों से कहता है कि इस जेल में जितने भी अन्याय हो रहे हैं उसके पीछे सिर्फ मार्टिन जिम्मेदार है। उसी की वजह से लियो जैसे लोग गलत काम करने की हिम्मत पाते हैं और मासूम कैदियों की जिंदगी को नरक बना देते हैं। ये सुनकर सारे कैदी मार्टिन की तरफ टूट पड़ते हैं और गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, तूने हमारे साथ बहुत ज्यादा अन्याय और अत्याचार किया है, लेकिन अब हम तुझसे डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब हमारे लिए रिकी मौजूद है। लेकिन तभी अचानक वहां एक सीक्रेट जगह से एक कैदी बाहर निकल आता है। असल में वो फोर गैंग नाम के उस खतरनाक गैंग का एक मेंबर था, जिस गैंग में 4 लोग थे। उसका नाम था ताकेमतो। उसके पास एक खास तरह की स्किल थी। वो बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता था। साथ ही उसके शरीर में भी बेहद जबरदस्त ताकत थी। ताकेमतो आते ही कई कैदियों को बहुत ही डरावने और भयानक तरीके से मार डालता है, ताकि बाकी कैदी पीछे हट जाए। अब 4 गैंग में से 3 लोग जिंदा बचे थे। तब मार्टिन रिकी से उनका परिचय कराता है। वेस्टर्न सेक्शन से ताकेमतो, ईस्टर्न सेक्शन से टाइन और साउदर्न सेक्शन से रेक्स। ये तीनों ही सुपर डुपर फाइटर थे। मार्टिन तब रिकी से कहता है, तू अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है ना? इन लोगों के सामने तेरी ताकत कुछ भी नहीं है। मैं तुझे असली फाइटर तभी मानूंगा जब तू इन तीनों को हरा कर दिखाएगा। कैदी तब जोर जोर से चिल्लाकर रिकी से कहते हैं, तुम बिल्कुल भी मत डरना, हम सब मिलकर इन तीनों को हराएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम फिर रिकी के साथ बाकी कैदी भी फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन रिकी इस बार और कोई झंझट नहीं चाहता था, इसलिए वो तब क्वान की बॉडी को अपने कंधे पर उठाकर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी मार्टिन उसे एक ऑफर देता है। वो कहता है कि रिकी नॉर्थ सेक्शन का गवर्नर बन जाए, यानी लियो की पोजीशन अब वही ले, क्योंकि अभी जेल के नॉर्थ सेक्शन की पोजीशन खाली पड़ी है और रिकी जैसा ताकतवर कैदी कोई और नहीं है जो इस जिम्मेदारी को निभा सके। लेकिन रिकी बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चला जाता है। इसी बीच दूर से रिकी को एक कैदी देख रहा होता है, जिसका नाम था एलन। और ये एलन दरअसल लियो का बेटा था। रिकी ने क्योंकि लियो को मार दिया था, तो बाप की मौत के बाद एलन बहुत अकेला पड़ गया था। इसलिए उसी दिन रिकी एलन के पास आता है। रिकी उसे एक पत्ता दिखाकर कहता है, क्या तुम्हें पता है इस पत्ते से कितनी सुंदर तरीके से बांसुरी बजाई जा सकती है? एलन थोड़ा भोला भाला स्वभाव का था, तो रिकी उसकी टेंशन दूर करने और मन अच्छा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एलन तब उसे बताता है कि उसकी तो जीभ ही नहीं है, इसलिए उसे पता ही नहीं कि बांसुरी कैसे बजाई जाती है। उसकी जीभ दरअसल मार्टिन ने ही काट दी थी, क्योंकि मार्टिन एक बड़ा सीक्रेट सबके सामने आने से छुपाना चाहता था। ये सुनकर रिकी बहुत हैरान रह जाता है कि मार्टिन कितना घिनौना और नीच इंसान है। रिकी इस बार एलन को एक बांसुरी देता है और कहता है कि बांसुरी बजाने के लिए उसकी जुबान की जरूरत नहीं है। वो जब चाहे इसे बजाकर अपना मन अच्छा कर सकता है, क्योंकि जब भी रिकी का मन खराब होता है तो वो भी बांसुरी बजाकर ही खुद को अच्छा महसूस कराता है। ये बांसुरी पाकर एलन बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी रिकी को कुछ पते देता है, ताकि वो उन पतों से बांसुरी बजा सके, क्योंकि अपनी बांसुरी तो वो पहले ही एलन को दे चुका था। लेकिन जैसे ही रिकी उन पतों को देखता है वो हैरान रह जाता है। तब वो एलन से पूछता है कि ये पते उसे कहां से मिले। एलन बताता है कि ये वेस्टर्न सेक्शन से मिले हैं। दरअसल वो पते एक तरह के ड्रग्स थे, जिन्हें जेल के अंदर गुप्त रूप से उगाया जा रहा था, और शायद कैदी इसी तरह चुपके से ड्रग्स ले रहे थे। उधर दिखाया जाता है कि छुपकर रिकी और एलन को ताकीमोतो देख रहा था, क्योंकि वही वेस्टर्न सेक्शन का गवर्नर था, यानी इस ड्रग्स के पीछे उसका भी हाथ था। ताकीमोतो फिर ईस्ट और साउथर्न सेक्शन के गवर्नरों के पास जाता है।